Welcome students in this online educational portal. So in our previous video, we have seen the measurement units, fundamental units, derived units, practical units, etc. Okay. So in this video, we are going to see the measurement of length, mass and time. So measurement of length. There are two methods of measuring the length, that is direct method and indirect method. So in direct method, a meter scale or vernier calipers is used for measuring short distances. तो लेंथ को मेजर करने के दो मेथड हैं, एक है अपना डायरेक्ट मेथड, ठीक है, और दूसरा क्या है, इनडायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड क्या है, उसमें इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है, जैसा कि मीटर स्केल है, वर्नियर कैलिपर्स है। ये छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो स्मॉल डिस्टेंस या फिर शॉर्ट डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। वर्नियर कैलिपर्स हैव अ हायर एक्यूरेसी ऑफ 10 to the power -4 मीटर while that of a meter scale is 10 to the power -3 मीटर। तो वर्नियर कैलिपर्स जो है वो हायर एक्यूरेसी रखता है और मीटर स्केल कम एक्यूरेसी रखता है ना। मीटर स्केल से हम मिनिमम कम से कम जो है बहुत कम अगर मेजर करेंगे तो 1 मिलीमीटर तक की डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, उससे छोटी डिस्टेंस हम मेजर नहीं कर पाएंगे। लेकिन वर्नियर कैलिपर्स से हम 1 मिलीमीटर 1/10 ऑफ मिलीमीटर, ठीक है ना, 1 मिलीमीटर का 10वां पार्ट भी मेजर कर सकते हैं। To measure long distances such as distance between two planets, diameter of sun, distances of stars from earth, indirect method is used। तो ये तो रही स्मॉल डिस्टेंस को मेजर करने की बात, शॉर्ट डिस्टेंस को। लेकिन जब लॉन्ग डिस्टेंस को, बड़ी दूरियों को नापने की बात आती है, जैसे कि दो ग्रहों के बीच की दूरी नापना हो हमको, सन का डायमीटर, सूरज का डायमीटर पता करना हो, दो तारों के बीच की दूरी नापनी हो, ठीक है, या फिर किसी तारे की पृथ्वी से दूरी मापनी हो हमको, तो हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो अब ये इनडायरेक्ट मेथड क्या है, इसको जरा समझते हैं। मेजरमेंट ऑफ लॉन्ग डिस्टेंसेस। पैरेलैक्स मेथड इज यूज्ड टू मेजर लार्ज डिस्टेंसेस सच एज डिस्टेंस बिटवीन टू प्लैनेट्स, स्टार्स एटसेट्रा। ओके, तो कौन सा मेथड यूज करते हैं हम इनडायरेक्ट में, पैरेलैक्स मेथड, लंबन विधि बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो इन दिस मेथड डायमीटर ऑफ अर्थ इज टेकन एज बेसिस। तो इस मेथड में जो अर्थ का डायमीटर है उसको हम बेस लेके चलते हैं, बेसिस मान के चलते हैं। अब ये डायमीटर ऑफ अर्थ हम क्या, किस चीज को बोल रहे हैं, किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच की दूरी, जो दोनों पॉइंट्स बहुत दूर दूर हो आपस में, ठीक है, उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको हम लोग बेस ले लेते हैं, ठीक है। इफ बेस बी इज इक्वल टू बेसिस and theta is equal to parallax angle, then distance between earth and nearby star is given by d is equal to b by theta। अब इस चीज को थोड़ा हम समझते हैं। अभी यहाँ पर देखें तो क्या कर रहे हैं हम, ये मान ले एक पॉइंट हो गया जो पृथ्वी का एक पॉइंट है अर्थ का, और ये हो गया दूसरा पॉइंट, ये इसके बीच की डिस्टेंस को हमने ले लिया b, ठीक है, और ये रहा सन या फिर कोई भी स्टार जिसकी डिस्टेंस हमको मेजर करनी है, तो उसकी डिस्टेंस को हमने ले लिया d, ठीक है। अब जरा यहाँ पर देखें इस चीज को। अभी अगर ये हमारा स्टार है जिसकी डिस्टेंस हमको मेजर करनी है, और यहाँ पर हम दो पॉइंट लेते हैं अर्थ पे, एक पॉइंट ये ए हो गया, एक पॉइंट ये बी हो गया, ठीक है, इसके बीच की डिस्टेंस को हमने ले लिया बी। अभी हमको ये डिस्टेंस मेजर करनी है यहाँ से यहाँ तक। अब ये तो बहुत दूरी पर होता है ना, ये अर्थ अगर हम ये ले रहे हैं, ठीक है, तो अर्थ तो बहुत छोटी होती है, स्टार तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, सन तो और बड़ा होता है ना, तो बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस पर है। फिर भी हम यहाँ समझने के लिए यहाँ पर मान सकते हैं इसको, ठीक है। तो अभी हो क्या रहा है कि अगर हम सपोज करें, ठीक है, कि ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, जब ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस होगी तो क्या होगा कि ये जो दो पॉइंट हैं इनको हम ऐसे ट्रीट कर सकते हैं कि एक बहुत बड़े सर्किल का एक पार्ट है ना, एक बहुत बड़े सर्किल की सर्कमफेरेंस का एक पार्ट है ये डिस्टेंस क्या है, एक बहुत बड़े सर्किल की सर्कमफेरेंस का एक पार्ट। तब ये जो डिस्टेंस है ये इस डिस्टेंस के इक्वल होगी, क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या बनेंगे, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, ये और ये तीनों क्या बन जाएंगे, रेडियस, जब हम इसको एक बहुत बड़ा सर्किल मान लेंगे, है ना।
तो ठीक इसी मेथड का यूज करके हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है इस सन की यहाँ अर्थ से, वो क्या हुई, ये डी हुई, और इसको हमने इसके बराबर एज्यूम कर लिया है, ठीक है ना। तो ये रेडियस हो गई ना। अब ये क्या बन गई, ये बन गई आर्क। अगर इसकी लेंथ को हमने बी ले रखा है, ठीक है, और ये जो पैरेलक्स एंगल है, ये पैरेलक्स एंगल, पैरेलक्स क्या होता है उसको समझाएंगे हम अच्छे से। ये पैरेलक्स एंगल अगर इसको हम डी थीटा एज्यूम करें, तो एंगल इज इक्वल टू सर्किल की थ्योरम से हम जानते हैं कि एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, है ना। तो एंगल क्या है, एंगल है डी थीटा इज इक्वल टू आर्क क्या है, आर्क है बी, और रेडियस क्या है डी। हमें क्या निकालना है, इस डी को कैलकुलेट करना। तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी अपॉन डी थीटा। तो डी इज इक्वल टू हो जाएगा बी अपॉन डी थीटा, या फिर हम डी थीटा की जगह अगर डी लिखें तो थीटा लिखें, तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी अपॉन थीटा, ठीक है ना। तो ये हो गया फार्मूला इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करने का। फार्मूला क्या, मतलब दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हम लोग को मालूम होनी चाहिए, ठीक है, और उन दोनों पॉइंट से देखने पर जो सन का एंगल बन रहा है वो हमको पता होना चाहिए। एक चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली ये है कि ये जो एंगल है इसकी यूनिट यहाँ पर हम लोग डिग्री नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने इस पूरे सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए सर्कुलर, इस पूरी फेनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए सर्कुलर सिस्टम में बात करी है, इसलिए इसकी जो यूनिट होगी वो सर्कुलर सिस्टम की यूनिट होगी। और सर्कुलर सिस्टम की यूनिट क्या होती है, रेडियन होती है, ठीक है ना, क्या होती है, रेडियन होती है। तो यहाँ पर जो एंगल लिखा जाएगा वो किसमें लिखा जाएगा, रेडियन में लिखा जाएगा। ओके, तो अभी जरा समझते हैं कि ये पैरेलक्स क्या होता है, ठीक है ना। ये पैरेलक्स के बारे में जानते हैं। अब पैरेलक्स के लिए आप एक एक्टिविटी को एज्यूम कर सकते हैं कि वो एक्टिविटी क्या है, कि आप एक काम करें, आप मान एज्यूम कर लें कि ये आप हैं, ठीक है, और ये आप अपने हाथ में कुछ पकड़ लीजिए, एक पेन पकड़ लीजिए अपने हाथ में, ठीक है, या आप हाथ में ना पकड़िए, किसी भी ऑब्जेक्ट को ही देखिए ऐसे ध्यान से। उसके लिए करना क्या, सबसे पहले आप क्या करिए, अपनी एक आंख बंद करिए, एक आंख अपनी बंद करिए और इस आंख से इस ऑब्जेक्ट को देखिए, ठीक है। ऐसे आप एक्टिविटी करके साथ में देख भी सकते हैं, वीडियो को देखते हुए आप ये एक्टिविटी करिए, एक आंख बंद करके किसी चीज को देखिए, ठीक है। उसके बाद क्या करिए कि इस आंख को खोल दीजिए और इस आंख को बंद करके इस वाली आंख से उसी ऑब्जेक्ट को देखें, ठीक है ना। इसको आप दोहराइए, इस चीज को आप रिपीट करके देखिए क्या होता है, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप देखें ध्यान से, उसको एक आंख से देखें, दूसरी बंद रखें, उसके बाद दूसरी को बंद कर लें और उस दूसरी आंख से देखें। तो आप क्या देखते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये थोड़ा सा डिस्टेंस मूव कर जाती है ना, हट जाती है। आप ऐसे देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कि आप आंख बंद करके देखेंगे तो ये थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाती है। तो ये कितना डिस्प्लेस होती है, ये डिस्प्लेस होती है उतना जितना आपके आंख के बीच का गैप है, जितना आपके आंख के बीच का गैप, या यूं कह सकते हैं कि जितना ये ऑब्जेक्ट आपकी आंख पे एंगल बना रही है ना, इस एंगल के अकॉर्डिंग ये डिस्प्लेस होती है, आपको दिखती है। तो यही जो डिस्प्लेसमेंट है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लंबन बोलते हैं, पैरेलक्स बोलते हैं, ठीक है। और कैसे इस चीज को समझ सकते हैं, जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, ऑप्टिक्स का एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो आप देखेंगे कि ऐसे जब आप यहाँ पे मिरर लेंस रखेंगे और यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इसका इमेज देखेंगे इस लेंस में, ठीक है। तो ऐसे आपको इमेज दिखेगी। अगर ये ऑब्जेक्ट है, आप एज्यूम करें, जिन लोगों ने लैब में काम किया होगा उनको मालूम होगा, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, तो इसकी इमेज ऐसे कुछ बनती हुई दिखेगी आपको ना। जो लोग 10th में पढ़े होंगे वो जानते होंगे कि एक सिचुएशन ऐसी आती है जब जहां पर ऑब्जेक्ट होती है वहीं पर इमेज भी बनती है। तो अगर उस सिचुएशन की हम बात करें, तो जब आप उस सिचुएशन में ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, देखो होता क्या है कि जब आप ऑब्जेक्ट बना, इमेज बना लेंगे तो आपको एक सिचुएशन पर ऐसे दिख जाएगी कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर हैं। लेकिन जैसे ही आप अपनी आंख को इधर उधर मूव करेंगे, इस साइड या इस साइड मूव करेंगे ऐसे, तो आप देखेंगे कि इमेज इधर भाग रही है, ऑब्जेक्ट इधर भाग रही है, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इनके बीच में पैरेलक्स एरर है। कौन सी एरर है, पैरेलक्स एरर है, लंबन त्रुटि है। तो उसको दूर करने के लिए करना क्या होता है, इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि हमको अगर इधर हम देखें, अपना सिर इधर घुमाएं, तो ये दोनों के दोनों एक साथ इधर मूव करते हुए दिखने चाहिए। अगर हम इधर अपना सिर घुमाएं तो ये दोनों के दोनों एक साथ जो है हमें इधर घूमते हुए दिखना चाहिए, तब जो है सही पोजीशन और सही इमेज बन पाती है सही जगह, ठीक है। और इसी को बोलते हैं पैरेलक्स एरर को रिमूव करना, ठीक है। मेरे ख्याल से पैरेलक्स क्या है ये समझ में आया। तो पैरेलक्स समझने के लिए सबसे बढ़िया एग्जांपल ये है
कि आप अपनी एक आंख बंद करके किसी ऑब्जेक्ट को देखें और तुरंत दूसरी आंख खोल करके उस ऑब्जेक्ट को देखें, तो उस ऑब्जेक्ट के बीच में आपको थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दिखाई देगा। वही जो डिस्प्लेसमेंट है उसको क्या बोलते हैं, पैरेलैक्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसी पैरेलैक्स मेथड का हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने ये देख लिया कि पैरेलैक्स मेथड क्या होता है। ठीक है, एक यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, जो हम लोग को देखना चाहिए। द ह्यूमन विजन यूजेज पैरेलैक्स मेथड टू एस्टिमेट डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट। तो जो ह्यूमन विजन होता है, हम लोग जो चीजों को देखते हैं उनकी दूरी का अंदाजा लगाते हैं, ठीक है, वो सब भी किससे होता है, पैरेलैक्स मेथड से होता है। कैसे होता है ये समझते हैं जरा। हियर बेसलाइन इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू आईज। तो ये जो बेसलाइन है ये क्या है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है किसके बीच की, हमारी आंखों के बीच की, है ना, हमारे दोनों आंखों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ठीक है, पैरेलैक्स एंगल इज मेजर्ड बाय ब्रेन। तो जो पैरेलैक्स एंगल है ऑब्जेक्ट को देखने का, वो कहाँ से मेजर होता है, वो ब्रेन से मेजर होता है। एंड गिव्स यू अ गेस फॉर द डिस्टेंस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। और ये पैरेलैक्स एंगल क्या देता है हमको, पैरेलैक्स एंगल और बेस डिस्टेंस जो है, ठीक है, वो हमको उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के बारे में बताती है, उस ऑब्जेक्ट की दूरी के बारे में बताती है कि ऑब्जेक्ट कितना दूर है। किस मेथड से, अगर हम उसको ऑब्जर्व करना चाहें, एक्सप्लेन करना चाहें कि किस मेथड से ऐसा हो रहा है, तो वो पैरेलैक्स मेथड की हेल्प से हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अब देखते हैं मेथड ऑफ मेजरिंग वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस। तो उन डिस्टेंस को कैसे मेजर करें जो मॉलिक्यूल्स की साइज की डिस्टेंस होती है। ठीक है ना, तो उनके लिए कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो कि यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई फिलहाल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं हमारे कोर्स के लिए, लेकिन फिर भी इनको पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो dissolve 1 cubic centimeter of oleic acid in alcohol to make a solution of 20 cubic centimeter. Then take a 1 cubic centimeter of this solution and dilute it to 20 cubic centimeter using alcohol such that the concentration of the solution is equal to 1 by 20 into 20 cubic centimeter of oleic acid per cubic centimeter of solution. ओके, तो इस तरीके से एक सोल्यूशन बना लीजिए, जो भी स्पेसिफिकेशंस यहाँ पे दी हुई हैं। सोल्यूशन बना के हम क्या करते हैं, सपोज n ड्रॉप्स ऑफ दिस एसिड आर प्रेजेंट इन द वाटर, देन डिटरमाइन द अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ ईच ड्रॉप। तो ये मान करके कि इसकी n ड्रॉप्स जो हैं, इस एसिड की n ड्रॉप्स वाटर में प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो उसका क्या निकाल लो, वॉल्यूम निकाल लो, अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ n ड्रॉप ऑफ सोल्यूशन कैसे निकलेगा, n इंटू वी क्यूबिक सेंटीमीटर, amount of oleic acid in this solution, and V upon into 1 upon 20 into 20 centimeter cube. Okay, so ये हो गया amount of oleic acid in water. Okay, this solution of acid spreads very fast on the surface of water and forms a very thin layer of thickness T. If this is spread over an area of a centimeter square, then thickness of film is given by T is equal to volume of film upon area. So volume is equal to N into V and area is equal to 20 into 20. So volume is equal to NV upon 20 into 20 divided by area. So this is the volume and this is the area. So volume area into लेंथ इज इक्वल टू वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पर ये फार्मूला लगा करके हम थिकनेस निकाल सकते हैं कि वो जो फिल्म फैल गई वाटर के चारों तरफ उसकी थिकनेस कितना होगी। तो वो जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो डिस्टेंस मॉलिक्यूलर साइज की है ना, बहुत छोटी, बहुत माइन्यूट डिस्टेंस। ठीक है, तो उसको मेजर करने के लिए ऐसे मेथड्स हम यूज कर सकते हैं, वॉल्यूम और एरिया को। तो ये आप पढ़ के एक बार समझ सकते हैं क्या क्या इसमें कहा गया है। ठीक है, अब मेजरमेंट ऑफ मास देखते हैं कि मास का मेजरमेंट हम कैसे करते हैं। तो मास इज द पार्टिकल कंटेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना पार्टिकल का कंटेंट है वो मास होता है। ठीक है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, प्रेशर और लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन स्पेस। तो जो मास है वो इस चीज पे डिपेंड नहीं करता है कि ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कितना है, ठीक है, प्रेशर कितना है, या किस जगह पर, किस लोकेशन पर ऑब्जेक्ट है स्पेस में। द prototype of mass platinum iridium bar of 1 kilogram is available at National Physical Laboratory, New Delhi. तो जो प्रोटोटाइप है मास का, ठीक है, या हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड है मास का, यूनिट क्या होता है, 1 किलोग्राम होता है। तो जो 1 किलोग्राम डिफाइन किया गया है वो इस प्लेटिनम इरिडियम बार का मास है, जो कि कहाँ रखी गई है, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी न्यू दिल्ली में रखी गई है। वाइल डीलिंग विथ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, किलोग्राम इज एन इनकन्वीनियंट यूनिट।
तो जब हम एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स के लिए डील करते हैं, बहुत ही छोटे लेवल पे डील करते हैं ना, तो किलोग्राम जो है वो कन्वीनियंट यूनिट नहीं रह जाता है, क्योंकि किलोग्राम तो बहुत बड़ी चीज का, बहुत बड़ा यूनिट है ना मास का। तो देयर इज एन इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। तो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड यूनिट है मास का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, दैट इज AMU, which has been established for expressing mass of atom। तो जो किसके लिए बनाया गया है, जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स के मास को एक्सप्रेस करने के लिए बनाया गया है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक लेवल का यूनिट, है ना। 1 AMU किसके बराबर होता है, सो 1 AMU 1 यूनिट भी लिखते हैं, इज इक्वल टू होता है 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। तो कार्बन 12 के एक एटम के मास का 1/12 जो पोर्शन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक AMU बोलते हैं। उसकी वैल्यू कितना होती है, 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। ओके, so mass of commonly available objects can be determined by common balance like the one used in grocery shop. Large masses in the universe like planets, stars, etc. based on Newton's law of gravitation can be measured by using gravitational method। तो जो नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमारे डेली यूज में हमको दिखाई देती हैं, उनका मास मेजर करने के लिए हम, जैसे जो हमारे पास बैलेंस होता है ना, छोटे छोटे बाट होते हैं ग्रोसरी शॉप पे ना, किराना की दुकानों पे, ऐसे नॉर्मल दुकानों पे जो बाट होते हैं उससे मेजर कर लेते हैं। लार्ज मास को मेजर करने में, जैसे कि यूनिवर्स में ग्रह के का मास मेजर करना है, तारों का मास मेजर करना है ना, तो उसके लिए हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को फॉलो करते हैं और ग्रेविटेशनल लॉ की हेल्प से हम उनका मास मेजर करते हैं। फॉर मेजरमेंट ऑफ स्मॉल मासेस ऑफ एटॉमिक एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स, तो बहुत ही छोटे छोटे जो एटॉमिक पार्टिकल हैं या फिर सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, उनके मास को मेजर करने के लिए वी यूज मास स्पेक्ट्रोग्राफ इन विच रेडियस ऑफ द ट्रेजेक्टरी इज प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल मूविंग इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इनके मास को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं मास स्पेक्ट्रोग्राफ, जिसमें क्या होता है कि जो चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, वो यूनिफॉर्म मोशन करता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, तो उसके द्वारा जो ट्रेजेक्टरी बनता है, ठीक है, जो ट्रेजेक्टरी बनता है उसकी जो रेडियस होती है वो उसके मास के प्रोपोर्शनल होती है। जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा बड़ी वो ट्रेजेक्टरी बनाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम एटॉमिक और सब एटॉमिक पार्टिकल्स के मास को मेजर करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हम मॉडर्न फिजिक्स में देखेंगे आगे, ये सारी चीजें हम देखेंगे अपने कोर्स में आगे जब जहाँ पर आएंगे, ठीक है। अभी हमारे लिए जो जरूरी है उस पर हम बात करते हैं। तो थोड़ा थोड़ा हमने देखा कि भाई लेंथ की का मेजरमेंट हम कैसे करते हैं, छोटी लेंथ बड़ी लेंथ, ऐसे ही मास का मेजरमेंट कैसे करते हैं ना, छोटे लेवल पे बड़े लेवल पे क्या क्या चीजें हैं। और मेजरमेंट ऑफ टाइम अब देखते हैं कि टाइम का मेजरमेंट हम कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो टू मेजर एनी टाइम इंटरवल, किसी भी टाइम इंटरवल को मेजर करने के लिए अ क्लॉक इज नीडेड, एक घड़ी की आवश्यकता होती है। Nowadays atomic standard of time is used for the measurement of time। तो आज के समय में एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ टाइम इज यूज्ड, आज के समय में टाइम को मेजर करने के लिए एटॉमिक स्टैंडर्ड यूज किया जा रहा है, ठीक है ना। इन एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ टाइम पेरियोडिक वाइब्रेशन ऑफ सीजियम एटम इज यूज्ड। तो एटॉमिक स्टैंडर्ड में क्या यूज होता है, पेरियोडिक वेरिएशन ऑफ सीजियम एटम, है ना। तो सीजियम एटम जो पीरियोडिक वेरिएशन करता रहता है, तो उसका जो पीरियोडिक वेरिएशन है वो टाइम मेजरमेंट के लिए यूज होता है। 1 सेकंड इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 9192 1 second is the time required for this amount of vibration of cesium atomic clock। तो सीजियम एटॉमिक क्लॉक के इतने वाइब्रेशन जितने यहाँ पर मेंशन हैं, इतने वाइब्रेशन होने में जितना टाइम लगता है उसको हम लोग 1 सेकंड बोलते हैं, 1 सेकंड बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप ध्यान में रखिए, ठीक है। बहुत सारे लोग ध्यान ही नहीं देते हैं इन सब चीजों पे, ठीक है। तो 1 सेकंड क्या है, 1 सेकंड की डेफिनेशन है ये, ठीक है ना। 1 सेकंड क्या है, the time required for this amount of variation of cesium atomic clock। Okay, so this correspond to transition between two hyperfine energy states of cesium 133 atom। तो ये क्या है, ये टाइम है जो ट्रांजिशन में लगता है, किसमें, एक एनर्जी स्टेट से दूसरी एनर्जी स्टेट में जाने में, सीजियम 133 एटम को, ठीक है ना।
द सीजियम एटॉमिक क्लॉक्स आर वेरी एक्यूरेट। ये जो सीजियम एटॉमिक क्लॉक्स होती हैं ये बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट टाइम प्रेडिक्ट करती हैं, ठीक है। द नेशनल स्टैंडर्ड ऑफ टाइम इंटरवल सेकंड एज वेल एज द फ्रीक्वेंसी इज मेंटेन्ड थ्रू 4 सीजियम एटॉमिक क्लॉक्स। तो जो टाइम इंटरवल का नेशनल स्टैंडर्ड सेकंड और फ्रीक्वेंसी है किससे मेंटेन होता है? 4 सीजियम एटॉमिक क्लॉक्स। तो ये रही टाइम मेजरमेंट की कुछ बातें, ठीक है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी जब मेजरमेंट पढ़ रहे हैं तो मेजरमेंट कैसे करते हैं वो सारी चीजों के हिसाब से देखना जरूरी हो जाता है।